गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें हमने फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशंस पढ़े थे। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन हमारे अर्थ में एक ऐसी कैपेसिटी है या एक ऐसा फोर्स है जो कि हर वस्तु को, हर थिंग्स को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उसी की वजह से हम अर्थ पर प्रॉपर वे में खड़े हो पाते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या सिर्फ वो अर्थ में ही है, इसके अलावा और कहीं पर नहीं है। हम अब ये देखते हैं कि जितने भी हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो प्लैनेट्स सारे सन की चारों ओर राउंड लगा रहे हैं। तो उनमें भी कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी की वजह से वो एक जो उनका निश्चित पथ है उस पे ही चल रहे हैं। यदि वो नहीं होता तो वो तो कहीं पर भी जा सकते थे। तो वो क्या है और वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें जो जैसे सेम एज हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है और अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है, तो एक बिल्कुल जो निश्चित उसकी क्लास है उसी में वो जा रहा है, न कि इधर उधर जा रहा है ना। तो ये जो उसका जो राउंड लगाने की जो प्रोसेस है वो भी एक वो अर्थ में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी की वजह से हो रहा है। सेम है, हम देखते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर हमने थ्रो किया, इस नॉर्मल हमने एक बॉल लिया, बॉल को हमने ऊपर की ओर थ्रो किया, तो वो कुछ दूरी तक ऊपर जाती है और कुछ उसके बाद में फिर से वो नीचे की ओर आ जाती है। तो वो नीचे ही क्यों आती है? अब ऐसे ही हम ये देखते हैं कि क्या इसकी कोई भी जो भी वस्तु है वो ऊपर से नीचे आती है, तो क्या उसमें सिर्फ हेवी जो थिंग्स होती है वही आती है या सारी चीज़ें होती है वो सभी नीचे की ओर आती है? अब इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक बॉय खड़ा हुआ है, उसने एक थ्रेड लिया है, थ्रेड में एक पत्थर को बांधा है और उसको वो क्या कर रहा है कि अपने चारों ओर एक सिमिलर डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। तो वो जो स्टोन का जो मोशन है उसको हम हमारा मून माने और वो जो बॉय खड़ा हुआ है, जो लड़का है, उसको हम हमारा अर्थ माने। तो जो मून है वो सेम इसमें सेम क्लास में इस तरीके से हमारे अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है। अब यदि वो जो लड़का है वो उस थ्रेड को छोड़ देता है तो वो थ्रेड के साथ में वो पत्थर न जाने कहाँ चले जाएगा। तो ये जो सेम इस वो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसने वो थ्रेड को छोड़ दिया है ना। अब सेम इस यदि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, तो जो मून है वो कहीं पर भी पहुंच जाएगा। तो ये जो फोर्स है हम इसी के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, अब हम आगे देखेंगे। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन से फोर्स की वजह से वो राउंड लगा रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। द सेंट्रीपेटल फोर्स इज़ प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। और ये फोर्स उसे कहाँ से मिल रहा है? अर्थ से मिल रहा है, क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? इट इज़ सीन दैट द फॉलिंग एप्पल ऑफ अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। अब ये क्या एप्पल वाली बात क्या है कि वो एक्चुअली क्या है कि एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की को डिस्कवर किया था। वो एक बार क्या था कि वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तब उन्होंने देखा कि एक एप्पल, राइप एप्पल, ऊपर से ट्री से नीचे की ओर गिर रहा है। तब उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे की ओर ही क्यों आया? ये ऊपर भी तो जा सकता था, बट ये नीचे आया, क्यों आया? तो इसी के बेस पर उन्होंने हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया। अब हम देखते हैं कि इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट द फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, यानी सन और उन प्लैनेट्स के बीच में भी कोई फोर्स होगा।
From the above fact, Newton conduct that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. तो न्यूटन ने क्या डिसीजन लिया इस बात से कि सिर्फ अर्थ में ही ऐसा जो फोर्स है, अट्रैक्शन वाला फोर्स, जिसकी वजह से एप्पल नीचे आया या मून उसके चारों ओर राउंड लगा रहा है, वो सिर्फ अर्थ में ही नहीं है, वो यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट में है, जो जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविएशनल फोर्स. तो ये जो फोर्स है यानी ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को उन्होंने क्या कहा, ग्रेविएशनल फोर्स. यहाँ पर हम एक उसका अब लॉज को देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको दो उन्होंने ऑब्जेक्ट बताए हैं, एक ए है और एक बी है. अब ए और बी जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमारे उन दोनों में मास है मतलब कि जो ए है उसको हमने कैपिटल एम से शो किया है और जो उस बी है उसे स्मॉल एम से शो किया है. ओके, अब यहाँ पर हमको और जो डी बताया गया है, डी क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस. अब एफ मीन्स फोर्स, जी कांस्टेंट है, एम मास है और डी उनके बीच का डिस्टेंस है. तो लेट अस discuss this law. Let two object A and B of mass m and small m lies at the distance d from each other as shows in figure. Let the force of attraction between two objects be F. यानी उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उस फोर्स को हमने F के द्वारा बताया है. अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविएशन, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. यानी वो क्या बता रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन ऑब्जेक्ट के मास के, है ना. इसलिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम. कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों ऑब्जेक्ट का मास था. एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी जो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में फोर्स होता है. इसलिए एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d². तो इस कॉम्बिनेशन से हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू एम अपॉन d², या एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन d². यहाँ जी कौन हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. ओके, अब यहाँ पर हमें जो जी है वो हम उसकी अब एसआई यूनिट देखेंगे कि एसआई यूनिट उसकी क्या होगी. तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है nm² kg², और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 कांस्टेंट होती है. ये हमेशा इसका पावर इतना ही होगा. ओके, इसकी वैल्यू हमेशा इतनी होगी. अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. द मास ऑफ द अर्थ इज 6. हमको यहाँ पर अर्थ का मास दे के रखा हुआ है, मून का दे के रखा हुआ है, डिस्टेंस हमको दे के रखा हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे. हमारा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन d². एम मास था, किसका किसका मास लेंगे हम यहाँ पे, ये दो ऑब्जेक्ट हमारे कौन से हुए, एक अर्थ और एक मून. जी कांस्टेंट है हमें पता है, एफ फोर्स है, डी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने एफ को इधर लाकर जी को इसके मल्टीप्लाई में लाया हुआ है. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट की है और उसे सॉल्व किया, तो हमें फोर्स का पता चल गया, यानी कि अर्थ किस फोर्स से मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है. अब जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन, वो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है ना. अब वो देखते हैं. द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू द
द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमें अर्थ से बांधे रखता है, यानी हम अर्थ पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ प्रॉपर वे में कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, एक्सेट्रा। सेम एज बर्ड्स फ्लाई कर पा रहे हैं, एनिमल्स मूव कर पा रहे हैं, व्हीकल्स मूव हो रहे हैं, ये सारा हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसी फोर्स की वजह से जो मून है वो हमारे अर्थ के राउंड लगा रहा है। इसके अलावा जितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो भी इसी लॉ पर वर्क करते हैं। द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, इसके अलावा जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट सन के अराउंड भी इसी वजह से राउंड लगा रहे हैं। इसके अलावा आपने बहुत बार देखा होगा कि समुद्र में तूफ़ान वगैरह आता है, वो तूफ़ान के आने की वजह भी यही फोर्स होता है, उसके शांत होने की वजह भी फोर्स ही होता है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सारी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है। अब हम आते हैं फ्री फॉल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल मीन्स कि अपनी एक निश्चित दूरी पर से किसी वस्तु का फॉल होना, गिरना, फ्रीली गिरना, है ना। अब इसमें हमें यदि एक पत्थर लेते हैं और एक कोई पंख लेते हैं और उन दोनों को एक सिमिलर हाइट पे से नीचे की ओर थ्रो करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो पहले आकर गिरता है, बट जो पंख होता है या पंख की जगह हमने पेपर लिया तो वो पेपर आफ्टर सम टाइम यानी पत्थर के बाद में आकर गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि हमने तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सिमिलर रखा था, तो दोनों ने इक्वली गिरना चाहिए, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो ऊपर से हमने जब नीचे की ओर कोई चीज़ थ्रो की तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अट्रैक्शन पावर है, उसने उन दोनों चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, बट उन दोनों में मास में डिफरेंस था। एक स्टोन का मास एक पंख या पेपर के मास में बहुत डिफरेंस होता है। सिमिलरली वो उस समय एटमॉस्फेयर में था, यानी उसमें एयर भी इंक्लूड थी, तो उन दोनों के बीच का जो एक्सीलरेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी देर बाद नीचे आकर अर्थ पर गिरेगी। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। अब हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? जी इज इक्वल्स टू जी अपॉन एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है? एम मास है, जी कांस्टेंट है, आर क्या हुआ हमारा? आर जो होता है वो होता है हमारा रेडियस। तो इसके अकॉर्डिंग हम जी की वैल्यू निकालते हैं। ओके।